नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज का पहला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा। पंक्ति है, यह किसकी पंक्ति है? माधव हम परिणाम निराशा। तो विकल्प में है सूरदास की, नंददास की, विद्यापति की या फिर तुलसीदास की। यह पंक्ति किसकी है? माधव हम परिणाम निराशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, यह विद्यापति की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो विकल्प में है कोणार्क, शारदिया, शिल्पी या फिर आदमी का जहर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला, कोणार्क। कोणार्क जो है यह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। नाटक विधा की यह रचना है कोणार्क। इसका समय है 1951 ईस्वी। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य रचनाओं में हैं शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन। ये उनके प्रसिद्ध नाटक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी के। अगला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? तो विकल्प में है तो राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर राहुल सांकृत्यायन ने। किसने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने जो है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वयंभू जो है अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को माना है हिंदी का प्रथम कवि। शिव सिंह सेंगर ने जो है पुष्प को माना है, पुष्प या पुंड जो हैं इनको माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है हिंदी का प्रथम कवि। और गणपति चंद्र गुप्त ने जो है शालिभद्र सूरि को माना है हिंदी का प्रथम कवि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। तो विकल्प में है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो इसमें कौन सा समास होगा? चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएं तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। कौन सा है? तो विकल्प में है श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद या फिर श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद, श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद या फिर नवम स्कंद। तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत जो है श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद है। तो इसका दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ज्ञान दीपक प्रसंग की बात हो रही है। तो विकल्प में है उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बाल कांड या फिर अरण्य कांड। तो यह तुलसीदास कृत रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में हुई है, दोहा चौपाई शैली में। यह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं। कांडों का क्रम भी याद होना चाहिए, बाल कांड, अयोध्या कांड,
अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और 7वें नंबर पे है उत्तरकांड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला उत्तरकांड। तुलसीदास ने ज्ञान भक्ति का जो विवेचन किया है वह उच्च कोटि का है। ज्ञानदीप प्रसंग जो है उत्तरकांड में वर्णित है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? तो विकल्प में है जेसुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर कामता प्रसाद गुरु। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान हैं वो हैं जेसुआ केटलर। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा जेसुआ केटलर। जॉन जेसुआ केटलर का इनके ग्रंथ का नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर, जो 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। इसका समय है 1698। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो विकल्प में है महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीत कुमार चटर्जी या फिर विनोबा भावे। तो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव जो है सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया था। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, कौन सी वह पत्रिका है उसका नाम बताना है। तो विकल्प में है वासुमती, बहुवचन, अकार या फिर वागार्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 वागार्थ है। मेरे खिड़की पे चिड़िया बोल रही है। अगला प्रश्न है राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है? दोनों ने मिलकर किस उपन्यास की रचना की है ये बताना है। तो विकल्प में है सारा आकाश, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान या फिर मुर्दा सराय। तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने जो संयुक्त रूप से उपन्यास की रचना की है वो है 1 इंच मुस्कान। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मूल्यांकन करना है। रचना है और रचनाकार हैं कालिदास हैं, भवभूति, दंडी, बाणभट्ट और श्रीहर्ष। इनकी रचनाओं को मिलाना है। तो इसको मिला देते हैं हम लोग। कालिदास की रचना है कालिदास की रचना है ऋतु संहार, भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम, दंडी की रचना है दश कुमार चरितम। ऐसे मिला लेना है, सीधे मिला दे रहे हैं। बाणभट्ट की रचना है कादंबरी, बाणभट्ट की यह रचना है कादंबरी। और श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। ये रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं ये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वामाकुलस्थाध्याय में वामा शब्द का अभिप्राय है। तो विकल्प में है मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, सामान्य युवतियां, वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। तो वामाह कुलस्याधयः में वामाह शब्द का अभिप्राय होगा विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंग का संबंध किससे है? तो विकल्प में है वाल्मीकि आश्रम से, अयोध्या से, सरयू तट से या फिर पंचवटी से। उत्तर रामचरितम की बात हो रही है, तो यह श्री भवभूति जी का नाटक है उत्तर रामचरितम। तो इसमें प्रथम अंग का संबंध अयोध्या से, द्वितीय अंग का संबंध दंडकारण्य से, तृतीय अंग का संबंध जो है दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश से। तो इसका पंचवटी हो जाएगा। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंचवटी से है। चतुर्थ और पंचम, षष्ठम एवं सप्तम अंक वाल्मीकि के आश्रम से संबंधित है। रामचरित में कुल 7 अंक हैं। रामचरितमानस में, उत्तर रामचरितम में कुल 7 अंक हैं, इसमें भी 7 अंक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। चौथे, 5वें, 6वें और 7वें अंक का संबंध जो है वाल्मीकि के आश्रम से संबंधित है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा बृहस्पति का संधि विच्छेद? तो विकल्प में है बृहस्पति, बृहस्पति, बृहधनपति या फिर बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें कौन सा संधि होगा ये भी जानना जरूरी है। तो इसमें विसर्ग संधि होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहधनपति, बृहस्पति, बृहस्पति। बृहस्पति होगा, ऐसे इसको कर सकते हैं बृहस्पति बराबर बृहस्पति। अगला प्रश्न है, स्था धातु का लड लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तो स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बताना है। तो विकल्प में है तिष्ठत, अतिष्ठति, अतिष्ठन या फिर अतिष्ठत। तो इसका सही उत्तर होगा, स्था का अर्थ होता है ठहरना। यह जो है भूतकाल प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, अतिष्ठत। अगला प्रश्न है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो विकल्प में है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या फिर चतुर्थी विभक्ति। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति होगी। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप होगा, क्या होगा? तो विकल्प में है मुने, मुनेह, मुनौ या मुनियो। तो मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होगा मुनेह। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें सम उपसर्ग लगा है? तो विकल्प में है संस्कार, सामना, समझौता या फिर स्वयं। तो सम का अर्थ होता है भली प्रकार, उत्कृष्ट, साथ या पूर्ण संस्कार, दोष दूर करना, सुधार, मन पर पड़ने वाला प्रभाव, धार्मिक रीति रिवाज, ये सब इसका अर्थ होता है सम का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, संस्कार में जो है सम उपसर्ग लगा हुआ है, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है, किस
यह इसमें किसका प्रयोग हुआ है? तो विकल्प में है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, गलत वाक्य या फिर भाववाच्य। तो इस प्रस्तुत पंक्ति जो है अवधी बोली में है। सीता स्त्रीलिंग शब्द है, इसके साथ बोला शब्द का प्रयोग किया गया है जो असंगत है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि विकल्प में है कौन सा वाच्य प्रयोग हुआ है, तो इसमें भाववाच्य होगा। तीसरा विकल्प इसका, चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाच्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है? तो राजा का विलोम रानी भी होता है, राजा का रानी, राजा का रंक, राजा का प्रजा। तो जो नहीं है वो है सेना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा सेना। अगला प्रश्न है प्लवग शब्द का अर्थ है, प्लवग शब्द का अर्थ क्या होगा? तो विकल्प में है बंदर, मेढक, पक्षी या फिर पानी। तो प्लवग शब्द जो है बंदर का पर्यायवाची शब्द है, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? तो विकल्प में अफसोस फारसी शब्द, कैंची तुर्की शब्द, गमला पुर्तगाली शब्द, कारतूस अंग्रेजी शब्द। तो कौन सा जो शब्द है वह असंगत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प चौथा कारतूस जो है यह पुर्तगाली शब्द है, न कि अंग्रेजी। तो यही जो है युग्म असंगत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प चौथा। अगला प्रश्न है योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? जो यौगिक शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उनमें जो है शब्दानुसार अर्थ भी पाया जाता है, जो योग रूढ़ कहलाते हैं। तो विकल्प में है योद्धा, दशानन, राक्षस या फिर शूर। तो योग रूढ़ शब्द जो है दशानन शब्द है जो रावण के लिए रूढ़ हो गया है, तो इसका दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। दशानन का शाब्दिक अर्थ होता है 10 मुख वाला जो रावण है, तो इसका प्रयोग रावण के लिए होता है दशानन। अगला प्रश्न है निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध बताना है, शुद्ध कौन सा लिखा है? तो विकल्प में है हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोत्साह या फिर हतोत्साह। हतोत्साह को बताना है कौन सा इसमें शुद्ध है, तो शुद्ध होगा हतोत्साहित, दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? तो प्रदर्शनी कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो प्रदर्शनी लिखा जाएगा, प्रदर्शिनी लिखा है, प्रदर्शनी लिखा है, प्रदर्शिनी लिखा है। जो शुद्ध व शब्द है वो है विकल्प दूसरा, सही उत्तर हो जाएगा प्रदर्शनी होता है ऐसे। अगला प्रश्न है गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो विकल्प में है अ, इक, आयन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गौरव शब्द जो है अतद्धित प्रत्यय है, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा अ। गुरु गौरव जो है भाववाचक संज्ञा बनने वाले तद्धित प्रत्यय अ के योग से बना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो विकल्प में है राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भर पेट मिठाई खाई या फिर इनमें से सभी शुद्ध हैं।
तो राम ने भरपेट मिठाई खाई। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो विकल्प में है, मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सुजन्य पर मुग्ध हूँ, या इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। तो सौजन्यता और सुजन्यता दोनों अशुद्ध है, तो सही हो जाएगा विकल्प दूसरा, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। कट जा रहा है ये, दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीर भरे नित प्रीति रहें तौ न प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प में है अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना या फिर उपमा। तो इस पंक्ति में जो है विशेषोक्ति अलंकार होगा, दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? पितृधन आकृति ही, पितृधन आकृति ही, पितृधन आकृति ही, या फिर पितृधन आकृति ही। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, पितृधन आकृति। अगला प्रश्न है, किसृडैक्त्वम शब्द में संधि होगा। तो विकल्प में है गुण संधि, वृद्धि संधि, या अयादि संधि, या फिर दीर्घ संधि। तो यहाँ पे अय की मात्रा लगी है, अय और औ की मात्रा जहाँ लगी हो वहाँ पे वृद्धि संधि होती है, दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये पहचानने का ट्रिक है। अगला प्रश्न है, कष्टापन्न शब्द में संधि होगा, कौन सा संधि होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, या फिर कर्मधारय समास। कष्टापन्न, तो जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो वहाँ पे कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रकांतीय शब्द में समास होगा, चंद्रकांतीय समास में कौन सा शब्द में कौन सा समास होगा? तो विकल्प में है बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है जो कर्मधारय समास होगा, दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता रही है? तो यह सभी लोगों को आ रहा होगा प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विकल्प में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, या फिर छायावादी युग। इतिवृत्तात्मकता जो है यह द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता रही है, दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर रामविलास शर्मा। यह किसका कथन है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो यह परिभाषा जो है डॉक्टर नगेंद्र जी का है, तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। महादेवी वर्मा ने छायावाद की परिभाषा दी है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीश है। यह महादेवी वर्मा का था, इस प्रश्न की व्याख्या है यह महादेवी वर्मा की परिभाषा है छायावाद के ऊपर। और जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा की परिभाषा है छायावाद पर, वो बोलते हैं कि छायावाद स्थूल में
के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ है, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। यह कथन बहुत लंबा चौड़ा है जो रामविलास शर्मा जी का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है, ये बताना है या किसकी रचना है। तो विकल्प में है धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर फणीश्वरनाथ रेणु। तो बया का घोंसला जो उपन्यास है यह लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके अन्य निबंधों में है काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, बया का घोंसला बुझाई है, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी, हरा समंदर गोपी चंदर, बसंत की प्रतीक्षा, धरती की आंखें। ये सभी जो हैं इन्हीं की रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती के उपन्यासों का नाम बता दे रहे हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल, जो एक आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। तो इनकी रचनाएं हैं मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घतया, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। ये सभी जो उपन्यास हैं यह फणीश्वरनाथ रेणु जी के हैं। अगला प्रश्न है नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है। तो बहुत इजी सा प्रश्न है, भरत मुनि है नाट्यशास्त्र के रचयिता। अगला प्रश्न है बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शब्द शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा। तो विकल्प में है अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या फिर इन सभी से। बनन में बागन में बगरो बसंत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस पंक्ति में जो है बसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, लक्षणा शब्द शक्ति है इसमें। अगला प्रश्न है इसमें मिलान करना है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। इसको बड़ा कर ले रहे हैं और इसको डायरेक्ट मिला देंगे। इत्तेलम किसकी रचना है। इत्तेलम, तो इत्तेलम जो है अज्ञेय जी की रचना है। इत्तेलम अज्ञेय जी की रचना है। ठंडा लोहा जो है धर्मवीर भारती जी की रचना है। गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। और संशय की रात जो है नरेश मेहता की रचना है। ये क्रम हो जाएगा इनका। अगला प्रश्न है इसमें भी मिलान करना है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो चलिए इसका सीधे हम लोग मिलान कर देते हैं। तो लाल टीन की छत, यह निर्मल वर्मा जी की रचना है। लाल टीन की छत। आपका बंटी, आप सभी लोग जानते हैं आपका बंटी किसकी रचना है। मन्नू भंडारी जी की रचना है। इसका चौथा वाला हो जाएगा। जुगलबंदी, जुगलबंदी जो है गिरिराज किशोर की रचना है। और 55 खंभे लाल दीवारें जो है यह मन्नू भंडारी जी की रचना है। एक क्रम इसमें मिला सकते हैं आप लोग इजीली। तो कैसे मिलाना होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला, ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आज का लास्ट प्रश्न था। क्लास लेते समय मैं फालतू बात नहीं करती हूँ। मुझे यह पता है क्योंकि पढ़ने वाले लोगों का समय बहुत कीमती होता है। जिस तरह से मैं वीडियो शुरू करती हूँ
मेरी यही कोशिश रहती है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करा दूं। जिस तरह से मैं आप सबके समय की कद्र करती हूँ, उसी तरह आप लोग मेरी मेहनत की भी कद्र करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।